हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल सनी सर क्लास 12 में आपका स्वागत करता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त है, जो इससे एग्ज़ाम में आपका पक्का 5 नंबर के आता ही आता है। तो चलिए हो जाइए तैयार। देखिए, सबसे पहले हम आज आपको पढ़ा रहे हैं विद्युत विस्थापन। कौची भाई? विद्युत विस्थापन। देखिए बोर्डवा पर इसे हम ढेर कुछ लिखे हैं, ठीक ना, टॉपिक वाला, लेकिन ये सब आगे पढ़ाने वाले हैं आज ही, क्योंकि इसी में से 5 नंबर पे आता है। तो पहले विद्युत विस्थापन के अंग्रेजियाँ लिख लेते हैं। इसका अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। चलिए, इसके बारे में जानने से पहले आपको हम याद दिला देते हैं कि निर्वात की परावैधुता को हम एप्सिलॉन नोट से लिखते हैं, और किसी भी माध्यम के परावैधुता को केवल एप्सिलॉन से लिखा जाता है। यदि आप लेसन 1 नहीं पढ़े पूरा डिटेल में, तो जा करके उसका प्ले लिस्ट में से जाकर देख के पढ़ लीजिएगा। तो किसी माध्यम के परावैधुता को एप्सिलॉन से लिखा जाता है और निर्वात के परावैधुता को एप्सिलॉन नोट से लिखा जाता है। तो देखिए, विद्युत विस्थापन का परिभाषा बहुत ही आसान है। किसी माध्यम की परावैधुता, किसी माध्यम के परावैधुता एप्सिलॉन, ठीक, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है जी? ई होता है। किसी माध्यम की परावैधुता एप्सिलॉन हो गया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के गुणनफल को विद्युत विस्थापन कहते हैं। किसी माध्यम की परावैधुता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को विद्युत विस्थापन कहते हैं। विद्युत विस्थापन को डी से लिखा जाता है, बड़का डी से, इसलिए डी बराबर फार्मूला होता है आपका E इंटू ई, एप्सिलॉन इंटू ई। तो देखिए डी बराबर का हो जाएगा जी, ई के एप्सिलॉन का तो छोड़ देते हैं, ई के मान हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ऐसे होता है, लेकिन यह माध्यम तो इसलिए एप्सिलॉन ले लेंगे। क्यू और बटा में आर स्क्वायर होता है, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आपका हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नहीं हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, क्यू बटा आर हो जाएगा स्क्वायर। तो डी बराबर, इसको हम लोग वेक्टर रूप में लिख देंगे, इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म कहने का मतलब कि सदिश रूप में होता है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। कैसे जी? तो इसमें वेक्टर लगा देते हैं। वेक्टर डी बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई या क्यू बटा आर स्क्वायर, यहाँ पर ही आर कैप हो जाएगा। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो परिभाषा तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी माध्यम की परावैधुता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को विद्युत विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, विद्युत विस्थापन जो है सदिश राशि होता है, और इसका फार्मूला ई होता है विद्युत विस्थापन का, और इसका एसआई मात्रक जो होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इसका बीमा जो है आपका होता है ATL इनवर्स 2, ATL इनवर्स 2। यदि आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो इसके पीछे भी मैंने एक पढ़ाया था लेसन 1 में। तो बताइएगा कि और किस भौतिक राशि का मात्रक जो है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कमेंट में आप बताइएगा कि और किस भौतिक राशि का मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। हम तो आपको विद्युत विस्थापन के बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ भौतिक राशि है जिसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, बीमा होता है ATL इनवर्स 2। ये ऐसे टॉपिक का अथी है कि वो एग्ज़ाम में आपका आता है, बोर्ड एग्जाम में कभी न कभी, ठीक ना। तो इसलिए उसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि किसका है, कमेंट में बताइएगा तो ज़रा। इसके बाद देखिए, हम लोग पढ़ते हैं गॉसीय सतह। अगला टॉपिक क्या है? गॉसीय सतह है। गॉसीय सतह को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं गॉसियन सरफेस। कुछ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है जी? तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? देखिए, गॉसियन सरफेस जानने से पहले आपको गॉस प्रमेय याद करना चाहिए। गॉस का प्रमेय क्या था कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि गॉस प्रमेय जो है केवल किसी बंद सतह के लिए लागू होता है, खुले सतहों के लिए गॉस प्रमेय लागू नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई आवेश Q है, आवेश Q जो है खुले जगह पर है, हम चाहते हैं कि आवेश Q के लिए हम गॉस प्रमेय अप्लाई करें। तो सबसे पहले इस आवेश को हम लोग क्या करेंगे? एक सतह के द्वारा बंद कर देंगे, ठीक। तो
तो इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, तो फ्लक्स का मान होगा फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। लेकिन ये कब होगा, जब हम लोग सतह खींचे तब। तो इसको इसलिए गॉसी सतह की परिभाषा ही होता है कि वैसा सतह है जो गॉस के नियमों का पालन करता है। वैसा सतह जो गॉस के नियमों का पालन करता है उसे गॉसीय सतह कहते हैं। जैसे ये आवेश है, इसके चारों ओर हमें वो सतह खींच दिए हैं, यही सतह का कहलाएगा, गॉसीय सतह कहलाएगा। किसी भी आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो है चारों दिशाओं में गमन करती है, इस प्रकार से एकल आवेश से इस प्रकार से गमन करती है। तो देखिए इससे वो नोट बनता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है गॉसीय सतह के साथ कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ये आपका कोची है जी, यही आपका गॉसीय सतह है। गॉसीय सतह आप समझ गए होंगे कि वैसा सतह जो गॉस के नियमों का पालन करता है उसको हम लोग गॉसीय सतह कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है गॉसीय सतह पर लंबवत होती है, यह ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं गॉसीय सतह पर क्या होती है, लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री कोण बनाती है। तो यह भी आपका क्लियर हो गया गॉसीय सतह वाला। अब देखिए गॉसीय सतह की आप परिभाषा जान गए, विद्युत विस्थापन जाएंगे। तो अब देखिए तीसरा नंबर है आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग जो है इस चैप्टर में हम लोग टोटल 5 गो पढ़ेंगे। 5 गो में से एक गो जो है पक्का एग्जाम में आपका हर साल पूछता है। इस साल तो गॉस प्रमेय पूछ दिया था, लेकिन अगला साल इसमें से अनुप्रयोग में से पूछेगा, तो अनुप्रयोग जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग क्या है कि एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले देखिए खोखला हम गोला ले लेते हैं। गोला मतलब जैसे फुटबॉल आपका होता है ना, उसी टाइप का कोई धातु का गोला है, ये अंदर से खोखला है, इसको एक समान रूप से आवेशित किया जा रहा है इस प्रकार से, यानी कि इस पर आवेश दिया जा रहा है। तो आवेश जब हम लोग देंगे तो गोला के सतह पर ही आवेश का वितरण होता है, क्योंकि हम बताए थे कि जब किसी धातु की सतह को आवेश दिया जाता है तो आवेश का वितरण धातु के सतह पर होता है, सतह के अंदर में नहीं होता है, ठीक ना। तो आवेश से आवेशित हो जाएगा। तो देखिए इसके केंद्र को हम लोग मान लेते हैं O और इसके त्रिज्या को मान लेते हैं हम लोग R। अब ये एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए होता है, तो इसमें 3 गो स्थिति होता है। कौन कौन स्थिति होता है, तो जब बिंदु P गोला के बाहर हो, जैसे ही बिंदु P ले लिए हैं, आई बिंदु P जो है गोला के बाहर है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कहेगा। दूसरा होता है कि जब बिंदु P गोला के सतह पर हो, कहीं भी ले सकते हैं गोला के सतह पर, तब बिंदु P जब गोला के सतह पर हो तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है। और जब बिंदु P गोला के अंदर में हो, तीसरा नंबर जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है, तो जब बिंदु P गोला के अंदर हो तो 3 गो केस है जिसमें हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। एक समान रूप से आवेशित गोला, तीनों पॉइंट समझ गए। जब बिंदु P गोला के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोला के सतह पर स्थित हो, और जब बिंदु P गोला के अंदर स्थित हो, तो तीनों स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए पहिलका शुरुआत करते हैं। पहिलका स्थिति अगर कहा है ए में कि जब बिंदु P गोला के बाहर स्थित हो, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एगो गोला बनाते हैं, गोला के बाहरी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं, और बहुत ही आसानी से ज्ञात करते हैं, बशर्ते कि आप बस 2 गो काम कर लीजिएगा। एगो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बढ़िया से याद कर लीजिए, और एगो गॉस प्रमेय एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि यही दोनों एग्जाम में भी आपका पूछता है, गॉस प्रमेय और विद्युत फ्लक्स। तो वहाँ से इम्पोर्टेंट है और यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, तो कम से कम एक बार देख लीजिए। तो चलिए हमको पहला केस प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले वो गोला बना लेते हैं, ठीक ना। गोला के हम क्या करते हैं कि वो केंद्र बना लेते हैं, गोला के ठीक बीच में केंद्र O है, और गोला की त्रिज्या कितना है, R है। गोला के नाम दे देते हैं A, आ एकरा पर आवेश दे देते हैं, एक समान रूप से वितरित कर देते हैं आवेश गोला की सतह पर। गोला के सतह पर जो आवेश है उस आवेश के मान को हम लिख देते हैं कि गोला की सतह पर आवेश का मान Q है, ठीक ना। इसका केंद्र वो है, हमको बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, इसलिए बिंदु P जो है गोला के ठीक बाहर, किधरों भी आप ले सकते हैं, इधर इधर आपको जहाँ मन करे तहाँ ले सकते हैं। तो बिंदु P हम गोला के बाहर यहाँ पर ले लिए। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर चारों तरफ हम लोग गॉसीय सतह खींचते हैं। गॉसीय सतह इसलिए खींचते हैं क्योंकि गॉस प्रमेय जो है केवल बंद सतहों के लिए लागू होता है, ताकि ये जो सब आवेश ये सब बटा हुआ है इस पर ना, तो सब आवेश कहाँ आ जाए, गॉसीय सतह के अंदर आ जाए, तभी तो हम लोग गॉस प्रमेय इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गॉसीय सतह आप लोग पूरा गोल खींचिएगा। मेरा जो है थोड़ा तरबूजा टाइप का हो गया है,
तो इसका यहाँ से यहाँ की दूरिया हम मान लेते हैं कि दूरिया कितना है r है। केंद्र O से बिंदु P के बीच की दूरी r है। ये कौची है आपका जी, तो गॉसीय सतह है। गॉसीय सतह को काल्पनिक सतह भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि गॉसीय सतह एक्चुअल में होता नहीं, हम लोग कल्पना करके बनाते हैं। तो इस सतह का नाम दे देते हैं कि B है, और इसका नाम क्या है, गॉसीय सतह है। हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए कुछ केस होता है, मानने वाला स्थिति होता है, क्योंकि आप केवल एक्सप्रेशन लिखिएगा इसका डायरेक्ट डिराइवेशन और लैंग्वेज नहीं लिखिएगा तो आपको 5 में 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है, लैंग्वेज लिखने के लिए सीखिए, डायग्राम से ही लिखा जाता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले मान लिया जाता है, देखिए बहुत आसान होता है। माना कि O केंद्र और R त्रिज्या वाला A एक खोखला गोलीय चालक है। माना कि O केंद्र और R त्रिज्या वाला A एक खोखला गोलीय चालक है जो प्लस Q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है, तथा गोले के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान ज्ञात करना है, जहां B एक गॉसीय सतह है। याद हुआ? नहीं याद हुआ तो फिर से एक बार ध्यान सुन लीजिए। माना कि O केंद्र और R त्रिज्या वाला A एक खोखला गोलीय चालक है जो प्लस Q आवेश से आवेशित है, तथा गोला के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जब हम आपको PDF देंगे ना तो उसमें देखिएगा यही वाला लैंग्वेज ओकरा में सेम टू सेम लिखल है, जहां B कौची है आपका गॉसीय सतह है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आखिर जो गॉसीय सतह थी यह भी गोलाकार है, ठीक ना। एक त्रिज्या कितना है जी, R है। तो ये पूरा गॉसीय सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr² होगा, क्योंकि है तो गोल ही। वो अलग बात है कि गॉसीय सतह लेकिन है गोला के समान है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 4πr² होगा। अब देखिए इसमें दो जगह ध्यान रखा जाता है, मानने वाला काम तो खत्म हो गया है। इसमें क्या लिखते हैं, पहला स्टेप है कि गॉसीय सतह B से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या बोल रहे हैं, गॉसीय सतह B से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो हम लोग देखिए फ्लक्स का आपको हम परिभाषा बताए थे, फाई बराबर EA कोस थीटा, बताए थे कि नहीं फ्लक्स का परिभाषा, जहाँ थीटा होता है एरिया और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, A होता है एरिया, E होता है विद्युत क्षेत्र। तो पहला स्टेप हम क्या बोल रहे हैं कि गॉसीय सतह B से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्योंकि यहाँ से विद्युत क्षेत्र इधर से भी गुजरेगा, 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 तो पूरा एरिया से ही विद्युत क्षेत्र गुजरेगा। तो गॉसीय सतह B से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, E बराबर E इंटू A कोस 0। 0 का है जी, कैसे कि विद्युत क्षेत्र सब जाएगा बाहर की ओर, एरिया का डायरेक्शन भी किधर होता है, चारों तरफ बाहरी की ओर होता है, यहाँ भी बाहर की ओर, इधर भी बाहर की ओर, तो सगरो एरिया और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। अब देखिए गोली E के तो वैल्यू छोड़ दीजिए, E के E ही हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक ना। E जो सतह का क्षेत्रफल है, सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr², कोस 0 का वैल्यू 1, तब फाई बराबर आपका कितना हो जाएगा E इंटू 4πr²। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। पहला केस समझ गए, गॉसीय सतह B से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स EA कोस 0, A का मान 4πr² और कोस 0 का मान 1, तो इतना आ गया। इसमें देखिए दूसरा स्टेप में हम लोग गॉस प्रमेय में अप्लाई करते हैं। तो गॉस प्रमेय कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए B गॉसीय सतह है, गॉसीय सतह के अंदर में टोटल आवेश कितना है। हम आपको बताए थे कि पिछला वीडियो में कि लेक्चर 8 में कि गॉस का प्रमेय जो है बंद सतह के लिए लागू होता है। अंदर में आवेश कहीं भी रहे ओकरा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बंद सतह के अंदर में होना चाहिए। तो ये टोटल आवेश क्यों इस सतह पर बटा हुआ है, लेकिन टोटल आवेश जो है B सतह के अंदर में है, ठीक ना। तो आवेश क्यों जो है टोटल B सतह के अंदर में है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि अब गॉस प्रमेय के अनुसार, अब गॉस प्रमेय के अनुसार गॉसीय सतह B से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अब गॉस प्रमेय के अनुसार गॉसीय सतह B से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स
तो गॉसीय सतह बी से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, वो भी किसके अनुसार, तो गॉस प्रमेय के अनुसार। गॉस प्रमेय क्या कहता है कि बंद सतह से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो सतह बी के अंदर में कितना आवेश है जी, Q है, गुना 1/ε0, यही तो आपका गॉस प्रमेय कहते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या समानता है कि दोनों के LHS बराबर है, फाई बराबर इतना, फाई बराबर इतना। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, तो 1 एवं 2 से लिखेंगे, दोनों के LHS बराबर है तो दोनों के RHS बराबर कर दीजिए। E बराबर 4πr² बराबर Q गुना 1/ε0। तो इसे E बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/4πr² इंटू Q/ε0 हो जाएगा। अब देखिए इसको सजा के लिख दीजिए, सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। E जो है आपका विद्युत क्षेत्र हो गया कहाँ पर, ही तो पॉइंट P पर। कितना आसानी से बन गया, केवल 2 को आपको तो याद रखना है, एगो विद्युत फ्लक्स के परिभाषा है, एगो गॉस प्रमेय याद रखना है। पहला बार विद्युत फ्लक्स से चल रहे हैं, दूसरा बार गॉस प्रमेय से चल रहे हैं। विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर देखिए निकल गया, जहाँ R जो है केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी है। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसको सदिश रूप में लिखते हैं। फार्मूला जो प्राप्त किए हैं ना, तो ये फार्मूला को हम सदिश रूप में लिख रहे हैं। सदिश रूप में लिखने के लिए उसके साथ इकाई सदिश लगाना पड़ता है। तब क्या करेंगे, सदिश रूप में, सदिश रूप में अंग्रेजी में होता है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो सदिश रूप में लिखने के लिए लिखेंगे वेक्टर E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इधर में हम लोग इकाई सदिश दे देंगे R कैप, जहाँ R कैप जो है इस नीचे लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि जहाँ R कैप एक इकाई सदिश है जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। कैसे भाई, तो ये बताता है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र जो है इधर की ओर है, बाहर की ओर है, ठीक ना, समझ गए। जहाँ R कैप एक यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तो यह जो है आपका 5 नंबर के हो गया आज, ठीक ना। तो अगला दिन फिर हम आएंगे, इसका 2 और अनुप्रयोग है। पहला के 3 गो ना ABC करके, तो 2 अगला दिन हम प्रूव कर देंगे, वो 2-3 तरीका से, बहुत अच्छे तरीका से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।